कि हम लोग भूमिका कुछ ज्यादा बना रहे तो फैक्ट्स सुनना देंगे। अब भूमिका बनाने का समय नहीं है, 200 वर्ड्स में लिखने हैं, स्पेस इतना ही रहता है। अब कॉपियाँ मिलती हैं पुराने वो वाली नहीं कि कॉपी मिल के भर रहे हैं, अब एक पर्टिकुलर स्पेस रहता है, उतने में अगर खत्म कर पाए तो खत्म, नहीं तो खत्म कर पाए तो रह जाता है आंसर आधा अधूरा। ठीक है, ये ऑप्शनल में बड़ी दिक्कत होती है। मेरे साथ हिंदी में हुई थी कि लिखता रह गया तो देखा स्पेस ही खत्म हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की इसीलिए प्रैक्टिस करो। आप पीछे बेटा, पीछे आओ। जो कैमरा आप फिर से रिपीट करिए, फिर से। व्यक्ति को ऐसा क्या अपने अंदर करना चाहिए, लाना चाहिए कि उसको लगने लगे कि हम यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, एकदम फुल कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है? ये तुम्हें पता लग जाएगा यार, जब तुम सोचना शुरू करोगे ना कि तुम्हें करना क्या है इस लाइफ में। ठीक है, तुम्हें बनना क्या है इस लाइफ में, तुम्हें क्या करना है, जब तुम ये सोचना शुरू करोगे ना तो तुम्हें फीलिंग आएगी कि तुम किस योग्य हो, तुम कहाँ जा सकते हो। ठीक है, तो सोचना शुरू करो, खुद से सवाल पूछना शुरू करो, और सवाल इस तरह से भी पूछना अपना एजुकेशनल जो तुम्हारा क्वालिफिकेशन है, जो तुम्हारी योग्यता है, जो तुम्हारे परसेंटेज हैं, जो तुम्हारा पढ़ाई का तरीका है, उनको मैच करते हो। ठीक है, तो जवाब मिलेगा। पीछे बेटा आप। ये नहीं देख सकते सर, इंटरव्यू में हमसे पूछा जाएगा था सर, मैं एक बार जानना चाहता हूँ संजय में सर आपसे क्या पूछा गया यार इंटरव्यू का देखो मामला ये रहता है, इंटरव्यू में इंडिविजुअली किसी से कुछ भी रैंडम पूछा जाता है। नॉर्मली जो हम तैयारी करते हैं वो अपने बैकग्राउंड से रिलेटेड, हम कहाँ से, किस सिटी से हैं, किस यूनिवर्सिटीज़ में हमने पढ़ाई की है, हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, हम कहाँ पे जॉब करते हैं, हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, ये मोटा मोटी हम तैयार करते हैं। हमारे से रिलेटेड जैसे मान लीजिए कि किसी की डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ को अगर कुछ बड़ा इम्पैक्ट हो, जैसे 16 दिसंबर है तो 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने समर्पण किया था 1970 की लड़ाई में, तो उस डेट को क्या हुआ था। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। जहाँ तक बात रही मुझसे सवाल पूछे जाने की, तो मुझसे हिंदी लिटरेचर पे सवाल हुए। मुझसे पूछा गया कि अगर आप ऑलरेडी मतलब जॉब में हैं तो आप वो एकेडमिक्स की फील्ड छोड़ के क्यों आना चाहते हैं यहाँ पर, आप ऐसा क्या नया करेंगे, वो फील्ड ज़्यादा अच्छी है। या फिर मेरे तीनों विश्वविद्यालयों से रिलेटेड सवाल पूछा गया था। इसके अलावा मुझसे ज्योग्राफी से सवाल पूछा गया था क्योंकि ग्रेजुएशन में मेरा ज्योग्राफी विषय था। इसके अलावा IR से पूछा गया था सवाल मुझसे। साइंस टेक से कुछ सवाल पूछे गए थे लेकिन वो इतने हाई फाई थे कि समझ में ही नहीं आया क्या पूछा उन्होंने। ठीक है, और मेरी जो रुचियाँ थी, मतलब जो होता है कि हॉबीज़, उससे पूछा गया था क्योंकि मैं थोड़ा सा ई-लेसन तैयार करता था दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो उन्होंने पूछा ई-लेसन क्या होता है, क्या आपने इसमें तैयार किया। उन्होंने कहा कि तैयार किया तो लाइए दिखाइए। मतलब वो चेक भी करते हैं कि आपने जो वो किया है तो ऐसा तो नहीं कि आपने बस वैसे ही झूठ बोल दिया है और आपकी वो हॉबी है नहीं। कभी कभी हॉबी पे ही पूरा का पूरा इंटरव्यू चल जाता है। तो हॉबी जब भी डिसाइड करें तो वही हॉबी लिखिएगा जो आपकी है। ऐसा मत करिएगा कि मतलब है नहीं कुछ और लंबी लंबी आपने छोड़ दी ये करता हूँ वो करता हूँ। तो फिर वहाँ पे फिर वो, क्योंकि एक लड़के ने गार्डनिंग लिखी थी, उससे उन्होंने बाहर निकल के इंटरव्यू बोर्ड में जो पौधे लगे थे पूछ लिया नाम कि बताइए इसका नाम क्या है। ये सब होता है वहाँ पे। तो इसलिए बहुत ईमानदारी से हॉबी उधड़िएगा। कई कोचिंग वाले आपको ज्ञान देंगे उस टाइम पे कि ये भर दो वो भर दो, हम ज्ञान लेने के देने पड़े। आप इधर एक जन जी। सर मेरा नाम प्रशांत कुमार है, मेरा MSc एंथ्रोपोलॉजी चल रहा है। ऑप्शन मेरा वैसे तैयार हो चुका है, 15-19 में एग्जाम भी दूंगा सर। लेकिन सर आप ऐसी कोई पॉइंट बताइए जिससे कि हमारी जो जनरेशन है उसको नई ऊर्जा प्राप्त हो, और आंसर राइटिंग में क्या फैक्चुअल चीज़ होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। यार आंसर राइटिंग में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, आंसर राइटिंग में क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। यही सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। हम ये नहीं लिखते हैं कि यूपीएससी पूछ क्या रही है, हम वो लिखते हैं जो हमें आता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। ये सबके साथ होता है, हम लोग के साथ भी हुआ था कि हम वो लिख के आते हैं जो हमें आता है, हमें वो लिखना है जो यूपीएससी पूछ रही है। और जैसे मैंने बताया कि अब पार्ट वाइज तोड़ रही है वो क्वेश्चंस को, तो पार्ट में क्या पूछा गया है इसको ध्यान दीजिए। कंपैरेटिव जो स्टडीज है, अगर तुलनात्मक बिंदु है, जैसे अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पे लिख रहे हैं तो अमेरिकी क्रांति या रशियन क्रांति से रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आप क्वेश्चंस देखिए कि मतलब औद्योगिक क्रांति का स्वतंत्रता आंदोलन पे क्या प्रभाव पड़ा। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ को रिलेट कर रहे हैं। गांधी अम्बेडकर की तुलना पूछी जा रही है। तो आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा कि सिलेबस जो है वो सिलेबस स्टैटिक नहीं, सिलेबस बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। तो इस डायनेमिक्स को समझने की ज़रूरत है। जिस दिन आप इस डायनेमिक्स को समझ लेंगे तो आंसर राइटिंग अपने आप बेहतर तरीके से कर लेंगे। और ऊर्जा तो यार मतलब वही है, बनना है तो बनना है और कुछ नहीं, और कुछ बाकी ऊर्जा कहीं अलग से नहीं आएगी। आप बताओ। आइए बीच में बेटा आप। हाँ
सुना जाता है सर, अगर मेंस में कुछ शब्द सर हिंदी को हो जाए, कुछ शब्द इंग्लिश में जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है? कोई दिक्कत नहीं, साइंस टेक में इंग्लिश यूज़ करो, लेकिन बहुत ज़्यादा इंग्लिश मत लिखना, उसको देवनागरी स्क्रिप्ट में बदल के लिख लेना। ये सब मैटर नहीं करता बहुत ज़्यादा, मुझे तो नहीं लगता कि कभी ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सर हिंदी मीडियम से पीजी करने के लिए बेहतर यूनिवर्सिटी कौन सी है सर, यूपीएससी के संदर्भ में? यार यूपीएससी के संदर्भ में तो नहीं पता कि कौन से बेहतर, सभी बेहतर सर है। जिनमें हिंदी मीडियम है, हाँ हाँ, क्यों नहीं? ज्योग्राफी से नहीं, ज्योग्राफी आप एंट्रेंस दे सकते हो वहाँ पे, ठीक है। वहाँ बाकी पढ़ाई आप वहाँ पे ऑप्शन है कि आप हिंदी में कर सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ पे आप जब जाओगे ना 1-2 महीने में इंग्लिश मीडियम में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। सर एंट्रेंस सर हिंदी दे सकते हैं? हाँ हिंदी में, अरे मेरे कई बैचमेट हिंदी से सेलेक्ट हुए थे। और सर ड्यू तो हिंदी मीडियम में, ड्यू हिंदी मीडियम है सर? हाँ वहाँ भी आप हिंदी में दे सकते हैं, लेकिन आप जब वहाँ जाओ हमारे मन में हो जाता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जा चुके हैं। तरह-तरह के स्टडी मटेरियल रहते हैं, ढेर सारी किताबें रहती हैं, तो इन सब के बीच किताबों का चयन कितना मायने रखता है? किताबों का चयन यार देखो, नॉर्मली 1-2 किताबें पढ़ो, उसी को बार बार पढ़ो। ये नहीं कि मतलब क्वालिटी है तो क्वालिटी के लिए लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे हैं, डीडी बसु भी पढ़ रहे हैं, सुभाष चंद्र भी पढ़ रहे हैं, ब्रज किशोर शर्मा भी पढ़ रहे हैं, पता लगा हाथ कुछ नहीं लगेगा। एक किताब पढ़ो, उसी को बार बार रिवाइज करो, जब उस किताब को पी लो अच्छे से तब जाओ किसी और पे। होता क्या है कि हम बोरा भर के किताबें ले आते हैं, अब वो बोरा कभी खत्म हुआ नहीं आज तक, पढ़ाई रह जाती है। एनसीईआरटी का कितना रोल है? डेफिनेटली बेस बनाने के लिए बहुत बड़ा रोल है, और ज्योग्राफी कल्चर के लिए एनसीईआरटी मस्ट पढ़ो। वो सीसीईआरटी की जो वेबसाइट है उस पर हिंदी में अवेलेबल है कल्चर के मटेरियल, आप उसको प्रिंट आउट निकाल के पढ़िए, आपको दिखाई देगा, उससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो एनसीईआरटी अभी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। जी पीछे, हाँ लिटरेचर से जैसे एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्या मानता है? बस यार ग्रेजुएशन के 3 ईयर के सिलेबस अच्छे से कर लेना, व्याख्या अच्छे से कर देना तो सिलेक्शन हो जाएगा। 3 साल का सिलेबस अच्छे से कर लोगे हो जाएगा। दिक्कत ये है कि हम यहाँ जो पढ़ते हैं ना तो 3 साल का कवरेज अच्छे से करते नहीं, बाकी हो जाता है वहाँ। सर जो एसएसबी का इंटरव्यू और यूपीएससी का इंटरव्यू है, तो सर वहाँ पे एसएसबी में देखें बिल्कुल एज फैमिली जैसी फीलिंग वहाँ पे होती है, और यहाँ पे सर क्या फीलिंग होती है इसमें? यार एसएसबी तो मैंने दिया नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं है। वहाँ पे यूपीएससी तो कोई प्रेशर फील नहीं होता है? पता नहीं यार, यूपीएससी में तो खूब प्रेशर फील होता है, प्रेशर कुकर यूपीएससी हो गया ना, यूपीएससी है, यार जॉब अलग अलग है ना, जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो इंटरव्यू डिजाइन करते हैं। जो एसएसबी की रिक्वायरमेंट है वो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर रिक्वायरमेंट है वहाँ पे रिक्वायरमेंट अलग है। जो असिस्टेंट कमांडेंट की रिक्वायरमेंट है वो आईएएस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो दोनों में बड़ा फर्क है। तो वो यूपीएससी का इंटरव्यू का डिजाइन है वो एकदम अलग है। अभी तक आपके 23 सवाल हो चुके हैं, 2 सवाल और है। जब हम जीएस लिखेंगे वहाँ पे बेस में जो राइटिंग में है कि नहीं? हाँ यार, राइटिंग ऐसी लिखना कि मतलब पढ़ने लायक हो, मतलब ये ना हो कि पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो राइटिंग डेफिनेटली एक बड़ा फैक्टर है। मैं बता दूं, अगर आपको एस्से में अच्छे नंबर चाहिए, और खासकर जिनका लिटरेचर ऑप्शनल है, राइटिंग अच्छी रखिए एस्से के लिए खास करके। मतलब मेरे 2 बार एस्से में अच्छे नंबर आए हैं, उसका एक सबसे बड़ा कारण राइटिंग भी मुझे लगता है। आप बेटा क्या आप पूछो? फिर आपने कोचिंग किया था यूपीएससी के लिए? नहीं यार, मैंने कोचिंग डायरेक्टली नहीं किया था क्योंकि मैं जॉब में था, मेरे पास कोचिंग की मदद ली थी, डायरेक्टली कोई कोचिंग उस तरह से। सर अगर मतलब करना हो उसको कोचिंग तो मेन से करना ज़्यादा अच्छा रहता है कि प्री से? चॉइस है तुम्हारी, एकदम तुम्हारी इंडिविजुअल चॉइस है कि तुम्हें जहाँ से लगता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें पूरी जरूरत है पूरी करो, तुम्हें लगता है आधी की जरूरत है तो आधी। देखो एक बार मैं बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम का लड़का कोचिंग ज्वाइन कर लेता है तो करता रहता है। मेरे कई दोस्त इंग्लिश मीडियम के उन्होंने कोचिंग ज्वाइन की, सबसे फेमस जो कोचिंग है उसको ज्वाइन किया, 1 महीने नहीं समझ में आया, उन्होंने कोचिंग छोड़ दी, साल बर्बाद नहीं। तो ये प्रोफेशनलिज्म का फर्क है। यार इकोनॉमिक्स में प्रीलिम्स के लिए एसएन लाल देख लो, मेंस के लिए मृणाल के लेक्चर सुन लो। मृणाल के लेक्चर केवल कथा टाइप से मत सुन लेना, बैठ के उसके नोट्स बनाना कायदे से, ठीक है, तब वो तुम्हें फ्रूटफुल देगा। और इसके अलावा जो करंट अफेयर है वो सब देख लो। मृणाल तो आपको फॉलो करो यार, मृणाल, इनसाइट ऑन इंडिया। हाँ बेटे आप 1 मिनट आराम से। नहीं आप जरा शांत रहें आप लोग प्लीज। जी
पूछो बेटे। दिल्ली में इकोनॉमी के लिए अच्छा टीचर है। ये देख यार केस स्टडीज के लिए किताबें हैं वो सब देखते रहिए, बाकी करंट अफेयर से रिलेटेड जो केसेस हो रहे हैं उनको सोचना शुरू करिए कि वो कैसे, जैसे एआरसी की जब रिपोर्ट्स देखेंगे ना उसमें कई तरह के केस डिस्कस होते हैं, तो उनको देखिए कि वो किस तरह के केसेस हैं, तो उससे आपको एक दृष्टि मिलेगी। बाकी जब टेस्ट सीरीज करिए तो वहाँ बहुत तरीके के केसेस आएंगे, और जब भी केस स्टडीज डील करिए तो वहाँ उन बातों को लिखिए जो कानून सम्मत है, जो विधि सम्मत है, वो नहीं कि आपका मन क्या कहता है आप क्या करेंगे, ये नहीं लिखना है। वहाँ वो लिखना है कि कानून सम्मत भारतीय संविधान की जो विधि सम्मत प्रक्रिया है उसके तहत क्या हो सकता है, ये नहीं कि आपने लिख दिया नहीं मैं तो यही करूँ। सर एक क्वेश्चन सर मेरा नाम अमित हाँ। सर मैं ग्रुप स्टडी के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपका व्यू क्या है, आपने ग्रुप स्टडी की रणनीति अपनाई थी या नहीं? यार मेरी ग्रुप स्टडी का मामला ये था कि 2-3 लोग थे मेरे साथ में अपना, लेकिन ग्रुप स्टडी में थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना कि जो तुम्हारे लेवल के हैं उन्हीं को रखना, ये नहीं कि किसी का लेवल बहुत अच्छा है किसी का लेवल बहुत खराब है, वैसा मिसमैच मत करना। क्योंकि देखो यार एटलीस्ट तैयारी बहुत प्रोफेशनल चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा सा स्वार्थी बनना पड़ता है आपको, अगर आप नहीं बनेंगे तो मतलब वो दान दक्षिणा वाला मामला तो है नहीं कि कुछ भी होता रहेगा अपना। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना कि जो तुम्हारा सर्किल हो वो तुम्हारे कंपटीशन लेवल का हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी का मेंटल लेवल यहाँ पे है किसी का एकदम है, तो तुम्हारा भी टाइम खराब होगा उसका भी टाइम खराब होगा। तो कोशिश करो कि सेम फ्रीक्वेंसी वाले लोगों को रखो, सेम अगर ऑप्शनल वाले हो तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस ये है कि इसका चुनाव खुद से कर लेना कि मतलब ऐसा ना हो कि सर्किल बन गया उसके बाद पढ़ाई नहीं हो रही है, बस इधर उधर हो रहा है। तुम अकेले भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बस डिपेंड। सर एथिक्स जो हमारा पेपर होता है सर उसका आंसर किस टाइप से लिखा जाता है? उसमें कहते हैं कोई बुक है अवेलेबल नहीं है बहुत अच्छी। यार एआरसी की रिपोर्ट है उनको देखो, बाकी जो न्यूज़पेपर हैं करंट के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। थिंकर्स जो तुम्हारे मेन थिंकर्स हैं उनको देख लो, गांधी हैं बुद्ध हैं, क्योंकि तुम जब टैकल करोगे ना आंसर तो उनकी चीज़ें तुम्हारी काम आएगी। जैसे गांधी का जो भी सत्य का अहिंसा का या जो साथ जो उन्होंने पाप की संकल्पना दी है वो सारी चीज़ें तुम अपने आंसर में डाल सकते हो। और यूपीएससी की क्वेश्चंस के ट्रेंड देखो वो इसी तरीके से चीज़ें पूछती है, न्याय सिद्धांत पूछ रही है या पर्यावरण को लेके क्या अप्रोच है, तो कहीं ना कहीं जनरल स्टडीज़ की पूरी नॉलेज तुम्हारी प्लस तुम्हारे थिंकर्स प्लस एआरसी की रिपोर्ट प्लस तुम्हारा संविधान, ठीक है, ये सारा मिलकर इसकी तैयारी करवा देगा। सर मेरा क्वेश्चन है प्रिपरेशन से ऊपर ही, जैसे आप लोगों का भारत सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों का चयन हो जाता है, उसके बाद आप लोगों की ड्यूटी लगती है, तो मतलब आप लोग कितना सक्षम होते हैं राज्य सरकार या जो केंद्र सरकार होती है उसके खिलाफ, जैसे कोई योजना आया या वर्तमान में कोई सांसद विधेयक में वहाँ कोई काम हो रहा है, अगर वो गलत तरीके से हो रहा है तो क्या आप लोग स्वतंत्र हैं क्योंकि आप लोग सक्षम होते हैं वहाँ सब कुछ जानते हुए हैं तो उसका विरोध या उसका कुछ खारिज कर सकते हैं? डेफिनेटली यार, अगर विधि सम्मत तरीके से वो नहीं हो रहा है, जो कानून की आंखें हैं, जो संविधानगत प्रक्रिया है या फिर कोई गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, अगर उसके तहत वो नहीं हो रहा तो वो कोई भी हो हमें रोकना ही नहीं। गवर्नमेंट का जैसे कोई आदेश है कि हाँ इसको काम करना है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि इसे गलत है। नहीं, अगर विधि सम्मत आदेश है तो बिल्कुल किया जाएगा, विधि सम्मत नहीं है यार। फिर मेरी एक सलाह और है आप सबसे, इंटरव्यू को लेके इतना मत परेशान हो। जिस दिन प्रीलिम्स मेंस क्वालीफाई हो जाएगा अपने आप इंटरव्यू की तैयारी आधी हो चुकी है। वो अभी आपको लगता है ना क्योंकि अभी आपने मेंस दिया नहीं, इसलिए आपको लगता है कि क्या पूछेंगे क्या होगा। जब मेंस दे लोगे ना बाबा बन जाओगे। हाँ जी हाँ। मतलब नहीं सुन पाएगा जो सब तैयारी के साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीति शास्त्र के लिए अपने आप को व्यवहारिक मजबूत कैसे करें जिससे केस स्टडी पर सीधे हम निर्णय पर पहुंचे, मतलब केस स्टडी को आसानी से। बस यार थोड़ा सा पॉलिटी अच्छे से पढ़ना, संविधान जो है उसको देख लेना ढंग से कि इस संदर्भ में जैसे मूल कर्तव्य क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, मूल अधिकार क्या है, तो वहां से तुम्हें एक साइड मिलेगी गवर्नमेंट इस कंडीशन में करती क्या, ठीक है। प्लस एआरसी की रिपोर्ट्स देख लेना कि उनमें केस स्टडी किस तरह से दी है। वही मैंने फिर कहा, फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि लिखना वहाँ वही है जो भारतीय विधि सम्मत प्रक्रिया से हो सकता है। बिल्कुल ये नहीं लिखना है कि
हम क्या करते हैं, ठीक है। आर्गुमेंट सब्जेक्ट के लिए पॉलिटिकल साइंस की रणनीति किस तरह से बनानी चाहिए? यार पॉलिटिकल साइंस था नहीं मेरा, लेकिन मैं जनरल एक तरीका बताता हूँ कभी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने का, कि ऑप्शनल सब्जेक्ट वही चुनना जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। ये मत सोच लेना कि स्कोरिंग, क्योंकि होता क्या है ना यूपीएससी में जमाने चलते हैं, मतलब इस साल हिंदी का जमाना था तो उस साल पॉलिटिकल साइंस का जमाना था, उस साल पवाइड का, इस जमाने के चक्कर में फंसे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। जो तुम्हारा इंटरेस्ट है जिस सब्जेक्ट में वही चुनना, वही से क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाई कर पाओगे। सर जैसे सर सीधे सर्विस के लिए सर बेस क्या होता है, जैसे कहते हैं 6 से 9 तक 11 तक एनसीईआरटी पहले पढ़ो, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करो सर किसी सब्जेक्ट के लिए, इससे क्या है? यार नॉर्मली अगर तुम्हारा बेस कमजोर है तो तुम एनसीईआरटी पढ़ो, अगर तुम्हारा बेस स्ट्रांग है तो एनसीईआरटी मत पढ़ो। नहीं सर शुरुआत कहाँ से? मैंने बताया ना, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं तुम्हारा एनसीईआरटी पढ़ के देख लो, तुम्हें लगता है कि नहीं तुमने अपने स्कूल टाइम में ईमानदारी से एनसीईआरटी पढ़ी और तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं तो मत पढ़ो, और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं बेस कमजोर है तो एनसीईआरटी पढ़ो। सर आप एक IAS अधिकारी हैं, तो सर आप भारतीय कानून व्यवस्था के बारे में सर आपका क्या विचार है? सर ये हमारी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है कि सर इसमें कुछ खामियां भी हैं और आप अपने विचारों से यार देखो, सुधार की गुंजाइश हर जगह सभी जगहों में, कोई भी राम राज्य जैसा कॉन्सेप्ट जो है वो यूटोपिया में संभव है, लेकिन राम राज्य की जो व्यवहारिक चीजें हैं उनको भी समझने की जरूरत होती है, ठीक है। तो डेफिनेटली हमारी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, संविधान के जो नियम है, जो विधि सम्मत प्रक्रिया है बहुत अच्छी है, लेकिन संशोधन की प्रक्रिया हमेशा, संशोधन की गुंजाइश हमेशा रहती है, क्योंकि समय बदलता है, जनरेशन बदलती है, नए नए क्राइम आते हैं, नए नए तरीके आते हैं, तो उस हिसाब से हम अपने आप में सुधार करते हैं। सर अपराध क्यों हो रहा है सर इसमें सर? अपराध बहुत धीरे धीरे घट भी रहे हैं, अगर आप डाटा में जाएंगे ना तो अपराध धीरे धीरे कम भी होगा। एक्चुअली देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम एक जनरलाइजेशन की समस्या एक सबसे बड़ी है हमारी सोसाइटी की, कि सपोज करो कि अगर यहाँ पे एक क्राइम हो गया तो पता लगा ये कहने लगे कि नहीं नहीं पूरा का पूरा डिपार्टमेंट खराब है, ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है। अगर एक क्राइम हो रहा है तो उसके कंपैरिजन में 10 ऐसे भी क्राइम हैं जो रोके भी जा रहे हैं, ठीक है। तो इस फर्क को समझने की जरूरत है। अब दिक्कत ये है कि हम उन सारी चीज़ों को जनता तक कितने अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं, ये हम मतलब कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे मुझे लगता है इलाहाबाद में आपको दिखाई देगा कुछ नवीन प्रयोग हमारे SSP सर कर रहे हैं, वो जल्दी ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सर साइंस स्ट्रीम सब्जेक्ट ऑप्शन के सही होगा या आर्ट्स? मैं BSc कर रहा हूँ, लेकिन मेडिकल साइंस, मैथमेटिक्स से लोग क्वालिफाई करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साइंस वाले कम सेंसिटिव होते हैं, आर्ट्स से अपेक्षा तो कैसे सेंसिटिव कुछ वो जो वो है ना कॉन्सेप्ट, वो जो 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग मिले नहीं आज तक मुझे कभी। 4 लोगों के चक्कर में तुम्हारा मन क्या कहता है इसके लिए मैं बता तो रहा हूँ। वनस्पति विज्ञान से हिंदी मीडियम में शैलेंद्र बामनिया ने क्वालिफाई की है यूपीएससी। बॉटनी जैसे सब्जेक्ट को हिंदी मीडियम में लेके क्वालिफाई किया है लड़का, आप सोचेंगे भी ना कि बॉटनी में हिंदी मीडियम से लिखो, लेकिन उसने लिया है वो IPS है, इस समय असम कैडर में है। तो यहाँ यूपीएससी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यूपीएससी में इम्पॉसिबल जैसा कुछ नहीं है, आपकी मेहनत है, आप करके दिखा दो। एक क्वेश्चन हम भी पूछ लें, एक और पूछना हो क्लास के बाद में पूछेंगे, आखिरी क्वेश्चन होगा। अभी सोशल मीडिया पर धवन जी एक ट्रेंड आया है कि किसी मुसलमान भाई को पकड़ा और उसको बोला कि बोलो कि जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, और फिर उसको व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे तेजी से वो चीज फैल रही। दूसरा परशुराम सेना, करणी सेना, और सबसे बड़ी चीज असल हमारी जो कंसर्न है कि अगर आप एक मुसलमान भाई को पकड़ करके और उसको आप मारते पीटते हैं उससे जबरदस्ती, या वाइसी वर्षा कि हमें या इनको को हमें कोई पकड़ ले और कहे कि बताओ कि अल्लाह बहुत अच्छा है और राम को गाली दीजिए, तो इस तरह की एक विसंगति या ये जो समस्या हो सकता है पहले से रही हो, लेकिन ये बहुत तेजी से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से फैल रही है। और इसमें आप एक प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस में इस चुनौती को कैसे देखते हैं और क्या इसके लिए हो सकता है, आप इसमें क्या विचार हैं? निश्चित रूप से इस तरह की जो भी
प्रवृत्तियां हैं वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सामान्यतः की जाती हैं। सारी प्रवृत्तियों को रोके जाने की जरूरत है, क्योंकि चूंकि भारतीय संविधान खुद ये कहता है कि सबको अपने धर्म की, अपने अंतःकरण को मानने की स्वतंत्रता है। आप किसी से जबरदस्ती नहीं करवा सकते कि वो किसी धर्म विशेष के पक्ष में बोले या विपक्ष में बोले। सबको अपनी मान्यताएं, उन मान्यताओं को संविधान सम्मत तरीके से अपने मान्यताओं को मानने का आदेश है। तो मुझे लगता है जो भी ये चीज़ें हैं वो गलत हैं, और पुलिस प्रशासन निश्चित रूप से ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको कड़ी से कड़ी मतलब जो भी धाराएं हैं उनके तहत दंडित करने की कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। और इसके अलावा ये कैंपेन चलाने की भी ज़रूरत है, लोगों को संवेदनशील बनाने की ज़रूरत है कि हमें उन सारी चीज़ों को लेके वैसा गर्व भाव नहीं होना चाहिए जो हमारे हाथ में है नहीं। ये हमारे हाथ में नहीं था कि हम हिंदू पैदा हुए या हम मुसलमान पैदा हुए, ये कोइंसिडेंस था कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए या एक मुसलमान में। तो पहचान धर्म की नहीं, पहचान आपके कार्य की होनी चाहिए, ये ज़्यादा